नमस्कार, मैं रंजना कहानियों के संसार से निकाल कर लाई हूँ भगवती चरण वर्मा जी की कहानी सौदा हाथ से निकल गया। यदि कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कहानी सौदा हाथ से निकल गया। राय इकबाल शंकर का रोब-दाब उनके रिश्तेदारों, मोहल्ले वालों पर कितना भी रहा हो, किंतु उनकी घरवाली राधा, जो रद्दो बीबी के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन्हें निहायत ही निकम्मा आदमी समझती हैं। मौका मिलने पर उनके सामने ऐलान भी कर देती हैं। रद्दो बीबी की कुशल सुगृहिणी होने की ख्याति भले ही दूर दूर तक फैली हो, पर राय इकबाल शंकर उन्हें निहायत गंवार किस्म की औरत समझते हैं और अक्सर अपनी यह भावना रद्दो बीबी के मुख पर प्रकट भी कर देते हैं। यह क्रम पिछले 30 वर्षों से लगातार चलता आ रहा है। जब इन दोनों का विवाह हुआ था और जीवन के प्रत्येक उतार चढ़ावों के बावजूद पति पत्नी के एक दूसरे के प्रति इस अभिमत में अंतर नहीं पड़ने पाया है। राय इकबाल शंकर की हवेली के 3 हिस्से किराए पर उठे हैं। चौथे में वो स्वयं रहते हैं। जहाँ तक कामकाज का सवाल है, राय इकबाल शंकर के दिवंगत पिता राय हिम्मत बहादुर ने अपनी जिंदगी भर कोई काम न किया और न राय इकबाल शंकर के एकमात्र सुपुत्र गोपाल कृष्ण से आशा की जा सकती है कि वह जीवन भर कोई काम करेगा। वैसे लड़का बुद्धिमान और प्रतिभाशाली है। बीए में उसे फर्स्ट डिवीज़न मिला था, लेकिन 3 साल पहले वह जो स्टूडेंट लीडर बनकर छात्र आंदोलन में जेल गया था, तब से उसे राजनीति का चस्का लग गया है और छात्र लीडर की हैसियत से दुनिया भर के दौरे करता रहता है। राय इकबाल शंकर के पास पुराने जमाने की ऑस्टिन कार है, जो महीने में 15 दिन आराम करती है और बाकी दिनों में शहर का एकाध चक्कर लगा लेती है। राय इकबाल खुद ही उस कार को ड्राइव करते हैं, वरना 8-10 साल पहले ही कबाड़ी की दुकान पर पहुंच गई होती। उनकी हवेली में उनके पिता के ज़माने का एक टेलीफोन भी है, जिसका उपयोग बाहर वाले राय साहब से संपर्क स्थापित करने के लिए करते हैं। इस तरफ तो रद्दो बीबी ने उसमें ताला डाल रखा है और बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही उसका ताला खोला जाता है। घर की व्यवस्था तो 16 आने रद्दो बीबी के हाथ में है। उन्हें जिंदगी की गाड़ी खींचनी पड़ती है। उस दिन सुबह के समय राय इकबाल शंकर जब नाश्ता कर उठे, उनके मन में आया कि शहर का एक चक्कर ही लगा लिया जाए। उन्होंने कार निकालने की कोशिश की, लेकिन कार की बैटरी डाउन थी। हवेली से निकलते ही उन्होंने एक रिक्शे वाले को रोका, लेकिन उसने गोलागंज से हजरतगंज तक रिक्शे के किराए के रूप में 1 रुपया मांगा तो राय इकबाल का पारा एकाएक चढ़ गया। उन्होंने तय किया कि मील 1.25 मील का रास्ता पैदल ही नाप लिया जाए। जाड़े के दिन और सुबह 9 बजे का समय, धूप बड़ी सुहानी थी और राय इकबाल शंकर अपने में ही मगन छड़ी हिलाते हुए जा रहे थे। एकाएक उनके पैर ठिठक गए। नवाब झम्मन के महल की डोरी से हाशिम कबाड़ी निकल रहा था। अत्यंत प्रसन्नता एवं संतोष की मुद्रा में उसके पीछे पीछे एक कूली के सिर पर लदी हुई एक बहुत बड़ी खाने की गोल मेज थी, जिसमें कुल 2 पाए लगे थे। तीसरा पाया हाशिम हाथ में लिए तलवार की तरफ भांजता हुआ चल रहा था। उसके साथ राय इकबाल शंकर की पुरानी मुलाकात थी। उन्होंने बढ़कर हाशिम से कहा, बड़े खुश नजर आ रहे हो हाशिम मियाँ, कोई अच्छा सौदा करके लौट रहे हो? हाशिम ने बड़े अदब के साथ राय साहब को झुककर सलाम किया। हुजूर की बात, अच्छे सौदे तो लद गए अंग्रेजों के हाथ, जब एक से एक जरीक बरीक चीजें मिल जाया करती थी, वो भी कौड़ियों के भाव। अब तो रह गए हैं बिगड़ैल हुए फटेहाल नवाब और रईस, खुद खाने पीने के मोहताज। तो अब सिवा टूटे फूटे कबाड़ के रखा क्या है? अब देखिए ना, यह 3 टांग की मेज, उस पर एक टांग टूटी हुई, यानी बिल्कुल अलग। नवाब झम्मन की बेगम से बस इतना सौदा हुआ है। राय इकबाल ने मेज पर नजर डाली। उन्हें वह मेज बहुत पुरानी बाबा आदम के ज़माने की लगी।
लेकिन अजीब ढंग की। ऐसी मेज उन्होंने जिंदगी में पहले कभी न देखी थी। कोयले की तरह काली, लेकिन उन्होंने भांप लिया कि मेज पर किसी तरह का रंग या रोगन नहीं चढ़ा है। वह तो लकड़ी का रंग ही काला है, यानी असली आबनूस की लकड़ी है। लेकिन अपने भाव उन्होंने प्रकट नहीं होने दिए। वह बोले, ठीक कहते हैं हाशिम मियाँ, भला यह कोई मेज हुई? 3 पाए वाली, और उस पर एक पाया अलग। एकाएक हाशिम का स्वर बदल गया। असली आबनूस की लकड़ी है हुजूर। हाशिम की नज़र धोखा नहीं खा सकती है। तभी हमने 20 रुपया गड़ाप से थमा दिया बेगम साहिबा को। नवाब साहब तो बेचारे 4 दिन से बेहोश पड़े हैं। खुदा जाने कब उनकी जान निकल जाए। मेज का जिक्र सुनकर जैसे कुछ देर को होश आया हो, कुछ बड़बड़ाए। हमें तो सिर्फ इतना सुनाई दिया, नसीरुद्दीन हैदर, और फिर तुरंत बेहोश हो गए। तो हम तो यह मेज लदवा कर चल पड़े। रुपया 8 आना देकर जुम्मन बढ़ई से इसकी टांग ठुकवा लेंगे तो नक्खास के बाजार में कोई बाई का लाल इसे हंसते हंसते खरीद कर ले जाएगा। राय इकबाल शंकर ने मन ही मन हिसाब लगाया। फिर उन्होंने अपनी जेब से कुछ पूंजी निकाली। 2 10-10 रुपए के नोट, 1 5 का और 6 1-1 के। उन्होंने 25 रुपए लेकर हाशिम के हाथ में थमाते हुए कहा, इन सब झमेले में कहाँ फंसोगे हाशिम मियाँ? इस मेज को बेचने के लिए तुम्हें साल 6 महीने का इंतजार भी करना पड़ सकता है। तो यह लो 25 रुपए, इसे मेरे यहाँ पहुँचा दो। हाशिम ने नवाब झम्मन की बेगम से 15 रुपए में मेज खरीद ली थी। अतः 25 रुपए लेते हुए उसने कहा, हुजूर की बात भला हम कैसे टाल सकते हैं? जब आपको ये मेज पसंद आ गई है तो आपकी हुई। और हाशिम ने वह मेज राय इकबाल शंकर के घर पहुंचवा दी। रद्दो बीबी ने जब मेज देखी तो जलकर खाक हो गई और बोली, यह 2 टांग की काली कलूटी मेज कहाँ से कबाड़ उठा लाए? मैं कहती हूँ ज्यों ज्यों आपकी उम्र बढ़ती जा रही त्यों त्यों आपकी अक्ल घटती जा रही है। जहाँ से लाए हैं वहीं वापस कराइए। घर में रुपए नहीं है, परसों राशन मंगवाना है। राय इकबाल शंकर ने अपनी गलती महसूस की, लेकिन रद्दो बीबी का पारा देखकर हाशिम वहाँ से चुपचाप खिसक लिया। एक खिसियाहट से भरी मुस्कान के साथ राय इकबाल शंकर ने रद्दो बीबी से कहा, अब तो खरीद ही ली है मैंने यह मेज, वापस करने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो सामान की कोठरी में रखवा दो। मेरा मन कहता है कि सौदा बेजा नहीं किया मैंने। और इससे पहले कि रद्दो बीबी कुछ कहें, वो अपनी छड़ी घुमाते हुए घर से बाहर निकल पड़े। राय इकबाल शंकर से जयसुख मीर चंदानी की मित्रता कब और कैसे हुई, इस बात से इस कहानी का कोई संबंध नहीं है। जयसुख मीर चंदानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यापारी हैं। साल में 3 महीने वह विदेश में रहते हैं। बाकी समय में वह हिंदुस्तान के विभिन्न भागों का दौरा करते हैं। लाखों करोड़ों का सौदा वह हर साल करते हैं। उस दिन दोपहर के समय जब राय इकबाल शंकर एक नींद लेने की सोच रहे थे, तब उनके टेलीफोन की घंटी बज गई। उन्होंने फोन पर जयसुख मीर चंदानी की आवाज़ सुनी तो प्रसन्नता से उछल पड़े। शाम 5 बजे उनसे होटल में मिलने का कार्यक्रम बना। रद्दो बीबी के हाथ का बना खाना यदि किसी ने एक बार खा लिया तो वह उंगलियां चाटता रह जाता है। राय इकबाल शंकर ने रद्दो बीबी को आवाज़ दी, अजी सुनती हो? वह जयसुख मीर चंदानी आया है लखनऊ। कहता है कि आज रात का खाना मेरे यहाँ ही खाएगा, तो कोरमा और बिरयानी बना लेना। रद्दो बीबी ने झुंझला कर कहा, सब बना लूँगी। घर में 1 हफ्ते से डालडा नहीं है, देहरादूनी चावल भी खत्म हो चुका है, और अब आप आओ देखते हैं न ताओ, सबको न्योता दे देते हैं। राय इकबाल शंकर मुस्कुराए, अरे मुझे तो तुम्हारा भरोसा है, तुम्ही को सब इंतजाम करना है। मुझे तो नींद आ रही है, थोड़ा सा आराम करके उसके यहाँ 5 बजे तक पहुँचना है मुझे। रद्दो बीबी को एक ही शौक है, अच्छा खाना बनाना और अच्छा खिलाना। प्रसन्न होकर वो बोली, अच्छा अच्छा, आपको बातें बनानी बहुत आती है, अब आप सोइए वरना आपका मिजाज बिगड़ जाएगा।
राय के बाद शंकर जब अपनी नींद पूरी करके उठे तो 4 बज रहे थे। जल्दी जल्दी उन्होंने कपड़े बदले और घर से निकल पड़े। पीछे से रद्दो बीबी ने आवाज़ लगाई, देखिए जल्दी आ जाइएगा, मौसम का कोई ठिकाना नहीं है, यह भादों की घटा न जाने कब फट पड़े। राय के बाद शंकर ने आसमान पर नजर डाली। पूरब में कुछ काले काले बादल दिख रहे थे। उन्होंने कहा, मैं कार लिए जा रहा हूँ, जल्दी ही आ जाऊँगा। यह मीर चंदानी 8 साढ़े 8 तक खाना खा लेता है, तो खाना तैयार रखना। राय के बाद शंकर प्रसन्न मन से चल पड़े। मीर चंदानी हजरतगंज के सबसे शानदार होटल में ठहरा था। राय के बाद शंकर के पहुंचते ही पानी बरसना आरंभ हो गया। राय के बाद शंकर ने पूछा, कहो मीर चंदानी, आज लखनऊ में कुछ काम बना? काम क्या बनेगा, हर एक आदमी 420 हो गया है, बड़ा बड़ा अफसर मिनिस्टर तक सब जाली माल भेड़ना चाहता है मीर चंदानी के हाथ। यह तो बुरा हुआ, राय इकबाल शंकर ने कहा। अरे हमारा जिगरी दोस्त राय इकबाल शंकर तो है यहाँ, तो तुमसे मिलना हो गया। रही 420 की बात, वह तो दुनिया भर में फैली है। एकाएक राय इकबाल शंकर को उस आबनूस की मेज की याद आई जो उन्होंने हाशिम कबाड़ी से खरीदी थी। उन्होंने कबाड़ की कोठरी में पड़ी हुई है। उन्होंने कहा, मीर चंदानी, एक आबनूस की डाइनिंग मेज मेरे हाथ लग गई है, बहुत बड़ी और गोल, लेकिन उसमें कुल 3 पाए हैं। यह मेज तुम्हें कहाँ से मिली? अब मीर चंदानी के स्वर में उत्सुकता थी। यहाँ के एक नवाब हैं झब्बन, उनके यहाँ से। यह नवाब झब्बन अवध के किसी बादशाह के रिश्तेदार थे, शायद नसीरुद्दीन हैदर के साले के पोते थे, उन्हीं के यहाँ पड़ी थी। मैं उनकी बेगम से खरीद लाया। उस समय वो बेहोश पड़े थे। एकाएक मीर चंदानी का चेहरा गंभीर हो गया। क्या कहा? नसीरुद्दीन हैदर के साले के खानदान वालों से मेज मिली है उन्हें? आबनूस की लकड़ी की है और उसमें सिर्फ 3 पाए हैं। फिर जैसे स्वयं से कह रहे हूं, क्या यह संभव है? और मीर चंदानी ने आंखें बंद कर ली। राय इकबाल शंकर आश्चर्य से मीर चंदानी को देख रहे थे। उन्होंने कहा, क्या सो गए मीर चंदानी? मीर चंदानी ने चौंक कर अपनी आंखें खोल दी। वह बोला, राय इकबाल शंकर, अगर माल असली है तो वाकई बड़ा कीमती है। मैं याद कर रहा था कि मैंने कहाँ पढ़ा या सुना था। किस्सा यह है कि जब नेपोलियन ने ऑस्ट्रेलिया हंगरी के शहंशाह की बेटी जोजेफिन से शादी की थी, तब जोजेफिन के साथ एक बढ़ई आया था। उसने एक ही डिजाइन की 3 मेजें बनवाई थी, आबनूस की लकड़ी की। वे आबनूस की ही थी। उनमें केवल 3 पाए लगाए गए थे। उनमें से एक पाए पर उसने अपना नाम अल्बर्ट गुंथर लिखवा दिया था। उन मेजों का उलटना तो दूर, मजाल है कि वे टस से मस भी हो जाएं। एक मेज तो अमेरिका के करोड़पति मिस्टर विंडहम के पास है, एक मार्साई के म्यूजियम में सुरक्षित है, लेकिन तीसरी का पता नहीं चल रहा था। अवध के बादशाह नसीरुद्दीन बहुत शौकीन आदमी थे। अंग्रेज, फ्रांसीसी सभी तरह के लोगों से उनकी दोस्ती थी। मुमकिन है उन्होंने वह तीसरी मेज मंगवा ली हो और यह वही तीसरी मेज हो। राय इकबाल शंकर का हृदय अब बेतरह उछलने लगा था। उसने दिल को थाम कर कहा, मीर चंदानी, मान लो यह वही मेज हुई तो? कुछ सोचकर मीर चंदानी बोला, अगर यह वही मेज है तो बड़ी आसानी से किसी अमेरिकी करोड़पति के हाथ 10-20 हजार में निकल जाएगी। तीसरी टांग को बड़ी कुशलता पूर्वक लगवाना होगा। फिक्र मत करो, हमारे पास एक से एक अच्छे कारीगर हैं दिल्ली में। राय इकबाल शंकर ने कहा, तो उससे मुझे कितना मिलेगा? मीर चंदानी ने कहा, तुम हमारे दोस्त हो। अगर माल असली है तो 5,000 रुपये तुम्हारे। हमें इसे बेचने में वक्त लगेगा, दौड़ धूप करनी पड़ेगी। 5,000 से ऊपर जो मिलेगा वह हमारी तकदीर का।
8 बजने वाले हैं, खाने का वक्त हो गया है। हम 9 बजे सो जाते हैं, लेकिन ये पानी रुकने का नाम नहीं लेता। राय के बाद शंकर उठ खड़े हुए, बोले मैं अपनी मोटर लाया हूँ, खाना खाने के बाद 9 बजे तक तुम्हें यहाँ पहुँचा दूंगा। गृहस्थी किस प्रकार चलाई जाती है, हर चीज का इंतजाम आनन फानन में कर लिया जाता है, यह गुण औरतें ही जानती हैं। और इन सब की जानकारी रखने वाली औरतों में रद्दो बीबी का नाम काफी ऊंचा है, किंतु वह यह सब छमिया महरी के बल पर ही कर पाती थी। हवेली के पीछे वाली कोठरी रद्दो बीबी ने छमिया को मुफ्त दे रखी थी, और उसी के अनुपात से रद्दो बीबी छमिया से मुफ्त काम भी करा लेती थी। 4 बजे शाम से ही रद्दो बीबी की रसोई बनाने में जुट गई। बिरयानी बन गई, सब्जियां बन गई, कोरमे का मसाला भूना जा रहा था कि एकाएक गैस खत्म हो गई। छमिया पास ही खड़ी थी। गैस का चूल्हा बुझते ही बोली, हाय बीबी जी, यह मरी गैस तो छुई मुई हो गई, 2 हफ्ता पहले ही तो आई थी। रद्दो बीबी तमतमा कर बोली, सब के सब बेईमान हो गए हैं, जा जरा अंगीठी सुलगा ले। कहते कहते वह रुक गई, क्योंकि कोयला खत्म हुए 4 दिन हो गए थे और अगले एक सप्ताह तक कोयला आने की उम्मीद भी नहीं थी। छमिया ने सहानुभूति प्रकट की, अरे बीबी जी, आग ही लगे सरकार माँ, कौन चीज तो बाजार में है नहीं। अच्छा ठहरो, हम मिट्टी का तेल वाला चूल्हा जला लेती हैं। रद्दो बीबी बोली, अरे उसमें मिट्टी का तेल ही कहाँ है जो जले। ठहरो बीबी जी, मिट्टी का तेल हम बाजार से लिए आती हैं, जरा राशन कार्ड देना। रद्दो बीबी परेशान हो उठी। 5:30 बज चुके थे। 7:30-8 तक मेहमान आ जाएंगे। उसका जी चाहा कि वह रोए, लेकिन रोने से तो काम चलेगा नहीं। वह चुप बैठ गई। 5 मिनट में छमिया मुंह लटकाए खाली हाथ वापस लौटी। हाय बीबी जी, वहां तो फौजदारी हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, 3 आदमियों को पुलिस पकड़ कर ले गई, हम तो भागी वहां से। अब क्या हो? बड़े करुण स्वर में रद्दो बीबी ने पूछा। फिक्र ना करो, हम अभी चूल्हा जलाई थे, लकड़ी की आंच में जैसा खाना बना था वैसा गैस या स्टोव में कहाँ। लकड़ियां जलाई गईं, किंतु गीली लकड़ी होने के कारण रसोई घर धुएं से भर गया। छमिया बोली, इन गीली लकड़ियों में तो आधी रात तक भी खाना नहीं बनेगा। दौड़ के जा और भीखूमल के यहाँ से सूखी लकड़ी लेकर आ, रद्दो बीबी ने हुक्म दिया। अरे बीबी, बरसात में सूखी लकड़ी भला कहाँ मिलेगी? भीखूमल ने भी तो सूखी लकड़ी कहकर ही लकड़ी दी थी। रद्दो बीबी और छमिया महरी, धुएं से दोनों की आंखें लाल हो रही थी। झल्ला कर रद्दो छमिया का हाथ पकड़कर रसोई घर से निकली। उन्होंने छमिया से कहा, खोल उस कबाड़ की कोठरी को, पुरानी 4 पाइयों के पटिए या पाए पड़े हों, वह तो सूखे होंगे। कोठरी खोली गई। तभी मेज का एक पाया छमिया के हाथ में आ गया। वह बोली, अरे बीबी जी, यह एक टूटा पाया हाथ लगा है, बड़ा वजनी है, 5-6 सेर का होगा। बस बस, काम बन गया, रद्दो बीबी बोली, एकदम सूखी और बेकार लकड़ी का है या? चल रसोई घर में जल्दी कर। लेकिन बीबी जी, उस पाए को चीरना बहुत मुश्किल काम होगा, पत्थर की तरह ठोस है या लकड़ी? छमिया ने चलते हुए कहा। अरे चल के उस चूल्हे में लगावे तो, एक दफे अगर जो इसने आग पकड़ ली तो बुझेगी नहीं। मेज की टांग को लेकर दोनों रसोई घर में पहुंची। टांग चूल्हे में डाल दी गई। छमिया ने मुंह से चूल्हा फूंकना शुरू कर दिया। 2 मिनट के अंदर ही पाए ने आग पकड़ ली। रसोई घर प्रकाश से जगमगा उठा। छमिया खुशी से चीख उठी, अरे बीबी, यह पाए तो मशाल की तरह जल उठा, कैसी तेज आंच है, चलो काम बन गया। रद्दो बीबी भी चक उठी, गैस के चूल्हे के बाप में इतनी आंच नहीं हो सकती, पूरा खाना बस बन जाएगा इस पाए से। बकायदा कोरमा बनना आरंभ हो गया। उस समय घड़ी में 7:30 बज चुके थे। जिस समय जयसुख मीरचंदानी को साथ लेकर इकबाल शंकर घर पहुंचे, पूरा खाना तैयार था, सिर्फ रोटियां सेकनी बाकी थी। 7:15 बज रहे थे और जयसुख मीरचंदानी को बड़ी जोर की भूख लगी थी। उन्होंने कहा, राय इकबाल शंकर, पहले डिनर फिर बातचीत। रद्दो बीबी खाना परोस रही थी और छमिया महरी रोटियां सेक रही थी। जयसुख मीरचंदानी खाना खाता जा रहा था
और खाने की बेतहाशा तारीफ करता जा रहा था। खाना खाकर जयसुख मीरचंदानी ने कहा, राय इकबाल शंकर, अब जरा वह तुम्हारी आबनूस की मेज भी देख ली जाए। राय इकबाल शंकर ने कबाड़ की कोठरी का दरवाजा खोला। छमिया महरी की मदद से राय इकबाल शंकर ने जयसुख मीरचंदानी ने मिलकर मेज निकाली। फिर उसे कमरे में ले आए। नियोन लाइट के तेज प्रकाश में उन्होंने आंखें मिचमिचाते हुए कुछ आश्चर्यचकित सा उस मेज को देखा। फिर वह जैसे उछल पड़ा, वही है, वही है, वही तीसरी मेज। बेहंडम के यहाँ यही काली मेज बिल्कुल इसी तरह की है। इसके पाए में एल्बर्ट गुंथर का नाम भी लिखा होगा। उसने झुककर मेज के दोनों पायों को गौर से देखना आरंभ किया, लेकिन उसे दोनों पायों में कहीं भी एल्बर्ट गुंथर का नाम नहीं मिला। हार कर उसने कहा, राय इकबाल शंकर, इस मेज का तीसरा पाया कहाँ है? उसमें नाम लिखा होगा। वह वहीं उस कोठरी में डाल दिया था, उसे निकलवाता हूँ। और रद्दो बीबी की ओर देखा। वह इसका तीसरा पाया जो टूटा हुआ था, वह तो निकाल लाओ। छमिया महरी वही पास खड़ी थी। वह बोली, वह तो चूल्हे में लग गया, तब कहीं जाकर खाना बना है। राय इकबाल शंकर को तो जैसे कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। क्या कहा? वह पाया चूल्हे में लग गया? हाँ हाँ, चूल्हे में लग गया, रद्दो बीबी बोली। ऐन मौके पर गैस चली गई। पत्थर का कोयला 1 हफ्ते से बाजार से गायब है। मिट्टी के तेल के लिए फौजदारी हो रही है। सर फूट रहे हैं। और ये हमारा टाल वाला गीली लकड़ियां देता है। खाना बनता तो कैसे? पुरानी सूखी हुई बेकार लकड़ी के नाम पर वह पाया दिखा तो लगा दिया चूल्हे में। जयसुख मीरचंदानी ने कहा, एक शानदार सौदा हाथ से निकल गया। यह मेज असली है, इसे साबित करने का कोई सबूत अब नहीं रह गया। राय इकबाल शंकर ने अपना माथा ठोक लिया। अरे भलमानस, पाया नहीं जला, 5000 की रकम जल गई है मेरी। और फिर उन्होंने मीरचंदानी से कहा, जयसुख भाई, चलो इससे पहले कि मैं इस गम के सदमे से बेहोश हो जाऊं, तुम्हें तुम्हारे होटल पहुंचा दूं। धन्यवाद।